हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने ये देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर किसको बोलते हैं, फिर मैटर का फिजिकल नेचर देखा था और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में हम लोगों ने बात किया था कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है और इस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और तीसरी बात हमको ये करनी थी कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts to each other। मैटर के जैसे हमने कहा था कि कोई भी मैटर ये चार्ट है तो ये चार्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा और ये पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे हम लोगों ने कहा कि हर वो चीज एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं चाक देखा तो चाक का अपना मास है और इसने कुछ वॉल्यूम कवर कर रखा है, मैटर हो गया। मेरा अपना कुछ मास है और मैंने भी कुछ स्पेस कवर कर रखा है तो मैं भी एक तरह से मैटर ही हो गया। आप भी मैटर हैं। क्यों मैटर है? क्योंकि आपका भी मास है और आपने भी स्पेस कवर कर रखा है। आपका बुक, आपकी कॉपी, आपका पेन, ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं, CO2 जो आप निकाल रहे हैं, फूड जो आप खा रहे हैं, वाटर जो ड्रिंक कर रहे हैं। तो हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं आपको, सब के सब मैटर हैं। और जब मैटर ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे पढ़ना होता है तो ये साइंस का एक रूल है कि जब बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं तो उन सबको हम एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे बेटा हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में 1400 बच्चा है, तो 1400 बच्चों के एक एक बच्चे के बारे में आपको पता करना ये थोड़ा सा टफ काम होगा। तो फिर उसको हमने क्या किया कि उन 1400 बच्चों को हम लोगों ने क्लास वाइज डिवाइड कर दिया, क्लास वाइज डिवाइड कर दिया। अब 1 से लेके 12 तक ये 12 क्लास बनेगी, तो सिर्फ आपको अब 12 क्लासेस के बारे में जानना है। 12 क्लासेस के बारे में जान जाओगे तो पूरे 1400 बच्चों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से जब भी हमको साइंस में लार्ज चीज़ों को पढ़ना होता है तो इंडिविजुअली हर चीज़ को कर पाना संभव नहीं होता है, तो उसको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है,
अब क्लासिफिकेशन करते समय हमको ये बताना पड़ता है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है। जैसे हम कहें कि आप अपने क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? मुझसे पूछोगे ना कि सर कैसे डिवाइड करें, किस बेसिस पे डिवाइड करें। जैसे हमने कह दिया कि जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दो, तो जेंडर के बेसिस पे तुमने क्या किया कि एक तरफ बॉयज़ और एक तरफ गर्ल्स। हमने कह दिया बेटा कि मार्क्स के बेसिस पे कर दो, तो मार्क्स के बेसिस पे जैसे मान लो आपने एक लिमिट बना ली कि 90 प्लस एक तरफ और 90 से कम वाले एक तरफ। हमने कहा हेयर के बेसिस पे कर लो, तो जिनके बाल बड़े हैं उनको एक तरफ कर दिया, जिनके बाल छोटे हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी हमको क्लासिफिकेशन करना होता है तो बेसिस बतानी होती है। तो मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, और पहले तरह के क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि कोई भी मैटर लिया गया है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, किस फिजिकल स्टेट में वो नेचर में पाया जाता है। ठीक है ना, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम किसी भी मैटर को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो भी मैटर है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, तो वो या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। मेन इसके अलावा भी जैसे पेस्ट है, तो आप हमसे पूछेंगे सर पेस्ट क्या होगा, तो इसके बीच की स्टेट भी आएंगी, लेकिन उसको हमको इन्हीं में से कंसीडर करना है। मेन हमारे पास क्या होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे। इनके अलावा 2 और स्टेट होती है, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनटीएससी के लिए मैं अलग से उसको बता दूंगा। अभी आपको बस यही 3 स्टेट समझनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर, या इसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हमको सिर्फ पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो चल शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्लासिफिकेशन जो मेन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और मैंने आपको बता ही दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं लिक्विड, और तीसरे को बोलते हैं गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो गए 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब 3 स्टेट ऑफ मैटर कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे वाटर का बात करो बेटा, H2O,
वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। और आप जानते हैं कि ये वाटर आइस के रूप में सॉलिड होता है। जो वाटर आप ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, H2O, वो लिक्विड होता है और H2O वेपर। आप कभी पानी को गर्म करते हैं तो उससे वेपर निकलती है, ये गैस होता है। तो सब्सटेंस एक ही है, H2O है, एक ही सब्सटेंस है। ये आइस के रूप में सॉलिड है, H2O लिक्विड के रूप में लिक्विड है और H2O वेपर के रूप में वेपर है। तो इससे क्या पता चला कि एक ही सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक। हाँ, ये बात अलग है कि ये वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर इस लिक्विड को आप गर्म करोगे, हीट करोगे, ये ट्रायंगल का मतलब इस साइन होता है हीटिंग का, तो हीट किया तो ये वेपर में बदल गया। अगर इसी वेपर को आप कूल कर दोगे, इसमें कूलिंग करा दोगे, तो ये लिक्विड बन जाएगा। आइस को हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वाटर को कूल करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, तो वो आइस बन जाता है। ठीक है। बट रूम टेम्परेचर पे H2O लिक्विड के रूप में होगा। ठीक है। इसी तरह से आयरन की बात करें हम, आयरन बेटा लोहा, Fe, इसका सिंबल होता है Fe। तो अगर ये आयरन की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और इसको अगर हीट कर दे, जैसे आयरन की जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो पहले उसको हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और फिर उस लिक्विड से जो भी चीज़, जैसे हमको स्वेप बनानी है, तलवार बनानी है, ढाल बनानी है, कोई आयरन का मुखौटा बनाना है, कोई भी शेप देनी है, तो पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको कूल करके जिस फ्रेम में, जिस शेप में उसको ले आनी होती है उसमें हम लोग वापस ले आते हैं। ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें जो गैस हम लोग इनहेल करते हैं O2 गैस की, तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ बेटा कि O2 हमेशा गैस होगा, नहीं, ये रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। इससे और आप इसका टेम्परेचर कम कर दो तो ये लिक्विड भी हो जाएगा, और कम कर दो तो ये सॉलिड भी हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि आप लोगों ने सुना है सॉलिड CO2, ऐसे तो CO2 गैस होती है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर हम लोग बहुत कम कर देते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। और इसी सॉलिड CO2 को आपने सुना होगा, बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2 होता है। तो कुल कहने का मतलब क्या होगा कि एक ही सब्सटेंस है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे या तो ये सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या गैस होगा। जैसे अभी रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या है? सॉलिड है। वाटर लिक्विड होगा और CO2 गैस होगी। ठीक है। तो फिर बात आती है बेटा
कि आखिर कैसे हम डिसाइड करें, कैसे हम जानें कि चॉक जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो क्यों है, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो क्यों है, CO2 गैस जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जरा कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो देखो हम लोगों ने जो पढ़ा है ना उन्हीं सब चीजों का हेल्प लेंगे ये चीज करने के लिए, समझने के लिए। कैसे? हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी मैटर लिया तो हमने इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, हम ये 4 पार्टिकल बना रहे हैं बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ये पार्टिकल से मिलके बना होता है और इन पार्टिकल को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ठीक, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी कि ये जो पार्टिकल है मैटर के ये स्टेशनरी मतलब रुके होते हैं कि मोशन में होते हैं? मोशन में होते हैं। बिल्कुल सही, किस में होते हैं? मोशन में। और हमने आपको बताया था कि मोशन के वजह से इनके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 12 mv²। जहां पे m, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है तो इसका मास m है और मोशन कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी। तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? 12 mv²। ठीक है, और फिर यहीं पे हमने आपको बताया था कि ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है 12 mv², ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और उतनी ज्यादा बढ़ेगी तो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो मोशन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और तीसरी लास्ट चीज हमने पढ़ी थी कि इन मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हीं पॉइंट के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। देखो बेटा, अब इसको हम सिर्फ 2 पार्टिकल बनाते हैं। कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए तो ये ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है, इनमें से सिर्फ हमने 2 पार्टिकल बाहर निकाले। मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। ठीक है, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ये पार्टिकल बहुत छोटे होंगे और इनमें मोशन होगा, ये रुके नहीं होंगे, मूव करेंगे, मोशन होगा और मोशन की वजह से इनमें होगी काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी? 12 mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे। अब बताओ जरा, ये काइनेटिक एनर्जी या मोशन के वजह से ये पार्टिकल क्या होंगे?
अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी किसी वजह से बढ़ा दी जाए तो आप क्लास में रहोगे कि यहाँ से भाग जाओगे? बोलो, भाग जाओगे, मतलब रिपेल हो जाओगे, दूर चले जाओगे। तो इस वजह से, इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। और ऐसा फोर्स जो एक दूसरे से दूर दूर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, F ठीक है। तो एक फोर्स आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी के वजह से पता चला, और इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब एक आपने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन मॉलिक्यूल के बीच में एक दूसरा फोर्स लगेगा, और इस सेकेंड टाइप का फोर्स को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? F A, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास पास आएंगे। तो बेटा हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें दो तरह का फोर्स काम करेगा, दो तरह का फोर्स काम करेगा। कौन कौन से? जैसे हमने बनाया, ये मैटर के दो पार्टिकल बनाए और इसमें दो फोर्स होगा। पहला होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला, ये पहले टाइप का फोर्स है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों के दोनों पार्टिकल क्या आएंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस पार्टिकल will come closer, तो ये पास पास आएंगे। ठीक है ना? और दूसरा इनमें फोर्स लगेगा जिसके वजह से ये दूर दूर जाएंगे। तो इस सेकेंड वाले फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है? और इस फोर्स के वजह से पार्टिकल विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और इस रिपल्सन के वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ठीक है? अब देखो बेटा, मान लीजिए कि ये हमने दो मैटर के पार्टिकल लिए और इन पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इनको दूर दूर ले जा रहा है, एक फोर्स की वजह से एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है? और एक फोर्स लग रहा है जिसके वजह से ये पास पास आ रहे हैं, एक फोर्स है जिसकी वजह से पास पास आ रहे हैं। तो अब इन्हीं दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि कौन ज्यादा है। अगर रिपल्सन वाला ज्यादा होगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे, और अट्रैक्शन वाला ज्यादा होगा तो ये पास पास आ जाएंगे। तो इन्हीं दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होता है, इन दोनों फोर्स मिल के डिसाइड करते हैं कि कोई चीज सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। ठीक है? अब
इन दो फोर्सों में सिर्फ 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू ये ग्रेटर देन का साइन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो इस केस में पास लाने वाले फोर्स स्ट्रांग है, तो अब ये मैक्सिमम जितना पास आ सकते हैं एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये 4 पार्टिकल आपको दिखाना है और पहली कंडीशन में इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और रिपल्सन कम है, तो ये जितना एक दूसरे से पास पास आ सकते हैं उतने ये एक दूसरे से पास पास आ जाएंगे। यानी कि इस कंडीशन में ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आके रहेंगे, तो यही वाली कंडीशन बन जाती है सॉलिड की। ठीक है, तो आप क्या समझे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और उस कंडीशन में इस सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो या तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा है या तो लगभग बराबर है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो उस केस में ये पास पास तो आएंगे लेकिन इतने पास पास नहीं आएंगे, थोड़े से दूर दूर रहेंगे, थोड़े से दूर दूर रहेंगे। तो इस केस में जो मैटर का स्टेट बनता है वो लिक्विड हो जाता है। और तीसरी कंडीशन बनी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। यानी कि अब रिपेल करने वाला दूर दूर ले जाने वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये मैक्सिमम जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर दूर जाके रहेंगे। और इस केस में ये जो तीसरी स्टेट मैक्सिमम जितनी जगह मिलेगी इनको, जितने दूर दूर तक जा सकते हैं जाएंगे, तो इस कंडीशन में तीसरी कंडीशन में जो स्टेट बनेगी वो गैस बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमको डिसाइड करना होता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो सॉलिड हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगभग सेम है तो लिक्विड हो जाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो गैस हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे हम लोग जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, उनको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखो बेटा, हमने यही 4 पार्टिकल लिए थे, 1 2 3 4, और इन्हीं में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो सॉलिड हो गए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा ज्यादा है तो लिक्विड हो गए, और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो गया तो गैस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर होगा, और गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी बेटा, पढ़ लेते हैं। देखो इनमें जो अरेंजमेंट है सॉलिड के केस में, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा ये कैसा है बेटा, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के हैं, पास पास हैं। इसमें ये थोड़े से दूर दूर हैं, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल चिपक के हैं, बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को साइंस में हम लोग बोलते हैं कि ये क्लोजली पैक्ड है।
क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड हो गए हैं एक दूसरे से, क्लोजली पैक्ड है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये भी क्लोजली पैक है लेकिन इतने क्लोजली पैक नहीं है, तो यहां कहेंगे लेस क्लोजली पैक्ड। और यहां तो बहुत स्पेस है ना बेटा, बहुत सारा स्पेस है, बिल्कुल इसकी पैकिंग बहुत क्लोज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड, ठीक है। तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्लोजली पैक होंगे, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक होंगे, और गैसेस में ये पार्टिकल लूजली पैक होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब अगर ये तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग देखें, अगर ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल एक दूसरे से पास पास में हैं, तो इनके बीच में जो ये स्पेस बच रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर, पार्टिकल है ना, तो पार्टिकुलर जगह है तो स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इसको हम लिखेंगे आईपीएस। और इसी आईपीएस का साइंस में एक नाम है, ये तो इंग्लिश का नाम हो गया ना, इंटर माने इन बिटवीन, पार्टिकुलर मतलब पार्टिकल, स्पेस मतलब जगह, कि दो पार्टिकल हैं इनके बीच की जो जगह है उसको इंटर पार्टिकुलर स्पेस बोलते हैं। बट साइंस में इसी चीज को बोलते हैं वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। तो सॉलिड के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होगा, जो आईपीएस होगा, ये बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो बहुत कम को हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है, यहां पे इंटर पार्टिकुलर स्पेस आईपीएस क्या है बेटा? ज्यादा है आईपीएस, देखो इसके रिलेटिवली ज्यादा है, और यहां पे बहुत ज्यादा है, देखो तो यहां पे आईपीएस मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पे नेग्लिजिबल या मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या है? इन दोनों का बीच का है, इससे ज्यादा है और इससे कम है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का है, इससे ज्यादा और इससे कम, इसके बीच का, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में। जैसे मान लीजिए हम आप में से 4 बच्चों को बुलाए और चारों बच्चों को एक पास खड़ा करके और बिल्कुल रस्सी से टाइट बांध दिया, रस्सी से टाइट बांध दिया। तो अब बताओ, तुम में से कोई एक अपनी जगह से मूव करके जा सकता है? नहीं जा सकता ना भाई। जब भी जाओगे तो चारों एक साथ जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि चारों को अगर हमने वो टाइट करके रस्सी से बांध दिया है एक साथ, तो चारों अब एक साथ ही मूव करोगे, अकेला कोई मूव नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि तुम अपनी जगह पे थोड़ा इधर उधर ऐसे वैसे मूव कर लो, ऐसे ऐसे हिल डुल लो, और ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। जैसे सॉलिड के केस में एक तो इनके बीच का स्पेस
बिल्कुल कम है। और दूसरा, इन पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। एक तो ये आपस में बिल्कुल चिपक के हैं, इन दोनों में फोर्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इनके बीच में जगह नहीं है, तो ये एज इट इज पड़े रहेंगे। बस ये क्या कर सकते हैं कि अपनी जगह पे थोड़ा सा इधर उधर हिल सकते हैं, और ऐसे मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो सॉलिड के केस में जो मोशन होगा वो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है। लिक्विड के केस में बेटा वाइब्रेशनल मोशन तो होगा ही, इसके अलावा अगर उसी रस्सी को हमने ढीला कर दिया, थोड़ा थोड़ा ढीला कर दिया, तो क्या होगा, अब उसमें ये होगा कि जहाँ पे आप खड़े हो, आपकी जगह पे आपके साथ वाला दूसरा आ जाएगा और उसके जगह पे आप चले जाओगे, तो आप अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, वहाँ से दूर नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं, एक तो अपने जगह पे तुम हिल डुल सकते हो, रस्सी ढीला कर दिया तो मतलब वाइब्रेशनल मोशन तो होगा ही, उसके साथ साथ आप अपनी जगह को भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो वाइब्रेशनल के साथ साथ यहाँ पे दूसरा मोशन होगा और उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। और तीसरे में हमने क्या किया, रस्सी काट दी, तो रस्सी काट दिया तो आप फ्री हो, अब जहां तक आप मूव करना चाहो, जैसे मूव करना चाहो मूव कर सकते हो, और जहां तक जैसे कोई बोलते हैं रैंडम मोशन। तो गैस के केस में जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रैंडम मोशन। ठीक है बेटा, रैंडम मोशन। फिर अगली बात, फिफ्थ पॉइंट, देखो नीचे जगह नहीं है तो मैं इसके ऊपर से कर दे रहा हूँ। ये कुछ चीजें आपको, फिगर तो जब भी है यहाँ से मैं इरेज करके और फिर इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है शेप। अब उसी में बेटा, जब आपको चारों लोगों को मैंने टाइट रस्सी से बांध दिया, तो फिर आपका जो भी शेप है, जो भी वो शेप बना है, अगर एक दूसरे को हमने आगे पीछे करके बांध दिया है तो वो स्ट्रेट लाइन का एक शेप बन जाएगा। अगर हमने एक साथ बांध दिया है तो वो स्क्वायर का शेप, जो भी शेप में हमने बांधा है वही शेप बना रहेगा। सॉलिड के केस में शेप चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से अब इधर उधर मूव नहीं कर सकते। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, तो एक बार इसका जो शेप बन गया वही रहेगा, आप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड के केस में शेप जो होगा वो फिक्स होगा। अगर रस्सी को हमने ढीला कर दिया बेटा थोड़ा सा, तो अब आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो ना, जगह है चेंज कर सकते हो। तो हो सकता है कि अब रस्सी थोड़ी सी ढीली है तो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, रस्सी ढीली है तो सभी लोग एक सर्कल में खड़े हो जाओ, एक स्क्वायर बना लो। ठीक है ना। तो लिक्विड के केस में अब थोड़ी सी इनमें जगह भी है और ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में इनका शेप फिक्स नहीं होगा, शेप नॉट फिक्स। और नॉट फिक्स कोई, यहाँ पे फिक्स है मतलब डिफिनिट है, और यहाँ पे फिक्स नहीं है तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट मतलब जो पहले से फिक्स नहीं है उसको इनडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है। तो गैस के केस में भी, गैस तो पूरी तरह से फ्री है मूव करने को, तो इसका तो कोई शेप नहीं होगा। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं होगा। तो यहाँ पे भी होगा इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। ठीक है बेटा। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है।
लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जैसे मान लीजिए इस पेन के अंदर, अगर ये पेन है अंदर से खाली है, इसमें गैस भरी है, तो अभी इसमें भरी गैस का वॉल्यूम इस पेन के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसको तोड़ दिया, तोड़ के हमने इस बॉक्स में भर दिया, तो अब गैस का वॉल्यूम इस बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स को खोल दिया तो अब ये गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो अब गैस का वॉल्यूम कमरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इनडेफिनिट। गैस का वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। फिर एक बात करते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है, ये है, तो इस पे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, और एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से अगर इसके पार्टिकल जो हैं वो और पास पास आ जाए तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए ये है, तो अब ये इतना बड़ा है और इसको हमने दबा दिया तो इसके पार्टिकल और पास पास आ गए और ये, और इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि एक्सटर्नल वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसका वॉल्यूम कम होता है या नहीं। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम कम कब होगा बेटा, जैसे मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं और दो पहले से ही एकदम आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो आप इस पे प्रेशर लगाओगे, ये पास पास आने की कोशिश करेंगे, बट इनके बीच का स्पेस नहीं है, तो ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब सॉलिड के केस में ये मॉलिक्यूल इसके या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पहले से ही जितना मैक्सिमम पास पास हो सकते हैं उतने हैं। अब इनके बीच में स्पेस नहीं है कि ये और पास पास आ जाए, और आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो पहले तो ये पास पास नहीं आएंगे, लेकिन आप इस प्रेशर को बढ़ाते चले गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो फिर ये टूट जाएंगे, लेकिन पास पास नहीं आएंगे। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो इसी बहुत कम को हम लोग फिर बोलेंगे नेग्लिजिबल। ठीक है, लिक्विड के केस में थोड़ी बहुत जगह है बेटा, तो थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन गैस के केस में तो बहुत सारी स्पेस खाली है ना, तो इसमें तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे पेन वाले एक्सपेरिमेंट में हमने पेन को तोड़ के इसकी गैस को बॉक्स में भरा था और फिर बॉक्स की गैस को कमरे में पूरे कर दिया, तो हम चाहें तो पूरी कमरे की गैस को इस पेन के अंदर भर सकते हैं। ये कब है, जब हमने बाहर से इसको प्रेशर लगाते लगाते सारी गैस को इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, तो गैसेज के केस में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है बेटा, मोशन की वजह से। किसकी वजह से, मोशन की वजह से। और मोशन सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, गैस में, बिल्कुल सही। तो गैस के मॉलिक्यूल का मोशन सबसे ज्यादा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सॉलिड में बहुत कम वाइब्रेशनल मोशन है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और ये बीच का है तो इसमें इंटरमीडिएट हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज आती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड, लिक्विड और गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। पहले तो ये देखो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है बेटा
किसी भी सब्सटेंस का या किसी दो सब्सटेंस का आपस में इंटरमिक्स होना, आपस में इंटरमिक्स होना, ठीक है, या बहुत अच्छे से इसको बोलते हैं तो डिफ्यूजन होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन के से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसका अमाउंट ज़्यादा है उधर से जिस तरफ उसका अमाउंट कम है उस तरफ मूव करना। जैसे मान लो अगरबत्ती होती है, आप लोग घरों में जलाते हो, पूजा घर में जलाया जाता है, तो जैसे ही उसको जला के हम लोग स्टैंड में लगाते हैं तो स्टैंड के आसपास इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और धीरे धीरे क्या करता है कि पूरे रूम में, पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन किसके वजह से है? मोशन की वजह से। भाई पार्टिकल उसके एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस वजह से वो मोशन करके और चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का कारण क्या है? मोशन। और मोशन किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है गैसेज में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा होगा गैसेज में, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा गैस में। फिर सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो इनके अंदर, सॉलिड के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे देखो हम आपको बताएं, ये ब्लैक बोर्ड है बेटा, ये ग्रीन बोर्ड है। अभी ग्रीन बोर्ड पे अगर इसको हम अच्छे से साफ कर दें, बहुत अच्छे से रगड़ के साफ कर रहे हैं तब जाके ये साफ हो रहा है। क्यों? मान लो इसको साफ कर दिया, इस पे हमने लिखा 4, ये लिख दिया हमने। तो अभी बोर्ड के ऊपर ये चाक के पार्टिकल का कंसंट्रेशन या अमाउंट ज्यादा है और बोर्ड के अंदर कम है, ठीक है। तो ये चाक के पार्टिकल बोर्ड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्यों? डिफ्यूजन होगा उसमें। अब अभी हमने यहां से इरेज कर दिया तो ये बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया। बट अभी इसको हम लिख के छोड़ दें और चले जाए घर और कल आके इसको साफ करें तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ नहीं होता। ऐसे आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लगता है कि सर 4 लिख के कल गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अब हमने लिख के छोड़ दिया तो टाइम मिल गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में कम होता है तो पूरे 24 घंटे में इसके कुछ ना कुछ पार्टिकल डिफ्यूज होके बोर्ड के अंदर चले गए, ठीक है। और बोर्ड के अंदर जो पार्टिकल चले गए हैं तो अब इनको हम इरेज कर रहे हैं तो सारे पार्टिकल इरेज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लिक्विड के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होगा, तो लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होगा, गैस से कम होगा, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। और सबसे लास्ट बात हम लोग एक कर लेते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास, डेंसिटी होता है जिस भी चीज की हमको डेंसिटी निकालनी होती है हम उसका मास लेते हैं और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी। इसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिट आप चाहे इसमें रख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, 1 मिलीमीटर क्यूब बोल लो, 1
डेसीमीटर क्यूब बोल लो या 1 मीटर क्यूब, ये आपके ऊपर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब का जो मास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, और निकालते कैसे हैं? जिस भी सब्सटेंस का आपको डेंसिटी निकालनी है तो सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उसका 1। जैसे मान लो हमने 4 लिए थे, ये 4 पार्टिकल लिए थे, मान लो इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका मास m, तो टोटल मास कितना हो गया? 4m। अब ये 4m सॉलिड बनेंगे तो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, पास पास होंगे, तो वॉल्यूम कम होगा। लिक्विड के केस में ये थोड़े से दूर दूर होंगे, थोड़े से दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस के केस में मैक्सिमम जितने दूर हो सकते हैं उतने दूर जाएंगे तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। अब हर केस में बेटा मास तो सॉलिड में भी 4m ही है, लिक्विड में भी 4m है और गैस में भी 4m है। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम कम, इससे ज्यादा यहाँ पे, इससे ज्यादा यहाँ पे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी सॉलिड की, उससे कम होगी लिक्विड की और सबसे कम होगी गैस की। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेना। पिछले चैप्टर का भी, पिछले वीडियो में भी जो हमने आपको बताया था वो फिर से पढ़ लेना, एक बार नोट्स कर लेना, फिर इस वाले पार्ट को भी अच्छे से करके और नोट कर लेना। थैंक यू।